हिंदी दिवस समारोह में सभी का स्वागत है। और आज हम हिंदी दिवस के इस समारोह में हिंदी की जो बोलियां हैं उनसे जुड़े हुए कुछ गीत सुनेंगे और साथ में दूसरी भाषा भाषियों के भी गीत हम सुनेंगे और साथ में एक विषय पर चर्चा भी करेंगे। भाषाओं को जोड़ते उल्था टीका और अनुवाद, इस विषय पर हमें जानकारी देंगे हमारे अतिथि वक्ता कृष्ण कुमार दीक्षित जी और साथ में आएंगे अनुपम दीक्षित सर। तो हमारी संवेदनाएं किसी दूसरे से तब तक नहीं जुड़ पाती जब तक हम उसे भली भांति समझ नहीं लेते। उसके दुख तकलीफ हमें तभी महसूस होते हैं जब उसकी कराह, उसकी पीड़ा की भाषा को समझने लगते हैं हम। इसलिए आज आवश्यकता है अपनी भाषा के साथ साथ दूसरी भाषाओं को समझने की। आज हम इस पर थोड़ी सी बातचीत भी करेंगे और अन्य भाषाओं के गीत कविताओं का आनंद लेंगे। आज हमारे साथ जुड़ेंगे राजू पासवान जी, अनोज कुमार, शीतल, मनजोत सिंह, राजीव रोशन चौरसिया कोटा से और धीरज नेगी। हाँ, धीरज नेगी का स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ है तो हम उनकी आवाज में एक गाना सुनेंगे कुमाऊनी में। आस्था दीपाली जी भी हमारे साथ होंगी और अनुभव राज भी, और साथ में हमारे साथ बरनाली जी भी हैं असम से। और हमारे अतिथि वक्ताओं में कृष्ण कुमार दीक्षित जो हमसे जुड़ चुके हैं, पूर्व कमिश्नर रहे हैं, ओरिगामी राष्ट्रीय संस्थाओं के मानद अध्यक्ष, विभिन्न विषयों के किस्सा को विद्वान, और हमारे एक और अतिथि वक्ता अनुपम दीक्षित जी जो आर्ट वर्क्स हॉबी स्कूल के संस्थापक हैं, इतिहास राजनीति शास्त्र के अध्येता, गांधी दर्शन के स्वाध्याय लेखक, ये हमारे साथ हैं। और बच्चे जो आज प्रस्तुतियां देंगे और बड़े भी, युवा भी, मैथिल गीत सुनाएंगी आस्था दीपाली और हिंदी कविता लेकर आ रहे हैं अनुभव राज अभी शायद जुड़े नहीं है। इंग्लिश कमेंट्री अनोज कुमार जी करेंगे। बांग्ला गीत राजू पासवान जी हमें सुनाएंगे। अवधी गीत शीतल प्रस्तुत करेंगी। राजस्थानी गीत राजीव रोशन जी। पंजाबी का एक देशभक्ति गीत मनजोत सिंह। कुमाऊनी गीत हम सुनेंगे धीरज नेगी जी का। असमी कविताएं बरनाली जी के छात्र अभी स्कूल में हैं शायद, अभी तो संभावना अभी तो नहीं लगती। पंजाबी बाल गीत एक मैं खुद सुनाऊंगा। भोजपुरी गीत सुमन पांडे जी रखेंगी और चर्चा में शामिल होंगे शीतल, आस्था दीपाली, तुषार पांडे, विशाल पांडे। देखते हैं कौन जुड़ता है क्योंकि स्कूल का समय भी है और परीक्षाएं, जो छमाही परीक्षाएं हैं वो चल रही हैं। आस्था दीपाली जी के पास चलते हैं जो मैथिल कोकिल विद्यापति का एक पद सुनाएंगे। तो आस्था दीपाली जी के गीत से आरंभ करते हैं इस कार्यक्रम का। आस्था दीपाली जी। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ में मैथिली कोकिल विद्यापति जी की एक रचना आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कि इस प्रकार है। गे माही चंद्रमुखी सन कारी हमर छति, सूरज सन करी तो जमाई। गे माही सूरज सन करी तो जमाई। नारद के हम कियर बिगाड़ला, जिन बड़ आनल जमाई। गे माही नारद के हम कियर बिगाड़ला, जन बुड़ल अनाई। गे माही
धिया तेन को कहन पिया आवाज रुक गई। नारद के हम किया रे बिगाड़ला जिन बड़ आनल जमाई गे माई एहन सुनरी धिया तेन को कहन पिया नारद अनल खाई गे माई नारद अनल खाई परीक्षिन चलली माय मनाइन वरदे चली जमाई गे माई परीक्षण चलली माय मनाइन वरदे खसली जमाई गे माई हमने बियाह हो तपस्वर मोर धिया रहती कुमारी गे माई मोर धिया रहती कुमारी कहथिन गौरी सुनो है सगा शिव एक बेर रूप दिखाओ गे माई कहथिन गौरी सुनो है सदा शिव एक बेर रूप दिखाओ गे माई देख जुड़ाइत माई मनाइन देखत नगर समाज गे माई देखत नगर समाज भनहि विद्यापति सुनो है मनाइन इहो थिक त्रिभुवन नाथ गे माई भनहि विद्यापति सुनो है मनाइन इहो थिक त्रिभुवन नाथ गे माई करम लिखल छल इहो वर लिखल नहीं जात गे माई लिखल मिटल नहीं जात गे माई चंद्रमुखी सन कारी हमर छति सूरज सन करी तो जमाई गे माई सूरज सन करी तो जमाई गे माई सूरज सन करी तो जमाई। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। अच्छा, मनजोत सिंह जी हैं क्या विद्यार्थी? हाँ जी वाह, तो आपका और एक देश सर आप अरे वाह, तैयारी है पूरी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। देश बाबर मोहे है शुभ कर्मन ते कब न डरो ना डरो सो जब जाए लरो निश्चय कर अपनी जीत करो। लागे ते दिन सो दोदी फांसी वाली सजा करती गोरे
सिंह बोलिया केड़ी गलो तू केर दियो रख हौसला डुलाना चित यम्बीए थापी दे के भगत सिंह रू बोल के देश नू आजाद करना झूर डोल के हाक पैगी किशन सिंह बाप नू हाक पैगी किशन सिंह बाप नू नाल नाल मुलाकात दी देवे हौसला भरोसे ते नादा डोलना तू जाए बच्चे रीत अपनी देश लई मरना कमांडे दी कोठ जेल चोद जे तेरा सी अजीत सिंह चाचा देश लई शहीद हो गया हंस के देश लई किंज मरना हो गया दस के घंटी बज गई मुलाकात टूट गई घंटी बज गई मुलाकात टूटियों काट लिया कोटरी चों भगत सिंह नू ला लिया पूरे गोरे अधिकारत ने जानते शेर ने मारिया कारा कलाब जिंदाबाद दा फांसी देता भगत सिंह सूरमा मर जाने पापी गोरिया राणा वर्त छई के वाले हो गया पाना इंकलाब जिंदाबाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और तो पंजाबी में बंगाली जी। वाद्य का मिश्रण तो बहुत ही खूबसूरत। बहुत सुंदर, वाह, मन जीत लिया आपने मनजोत जी। धन्यवाद सर। तो धन्यवाद सर। हाँ, और आगे हम बात भी करेंगे। अभी पहले 2-3 प्रस्तुतियां ले लें और अभी हमारे साथ हम सुनते हैं एक कुमाऊनी गीत। वैसे तो साक्षात सुनाते धीरज जी, लेकिन अभी स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं, हृदय का घात हुआ था, तो वो थोड़ा स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, लेकिन उनकी इच्छा लोक गायकी में है, तो इसलिए वो हमारे साथ। सभी को हिंदी दिवस हाँ। की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं सुनीता नेगी बाल सहयोग चिल्ड्रन होम में काउंसलर के पद पे कार्य करती हूँ। तो आज जैसे कि हिंदी दिवस है तो मुझे भी इतना ज्ञान तो नहीं है, लेकिन ये सुनना, जैसे हमारे आगे सर आए हुए, आगे चर्चाएं होंगी तो मैं उसको पूरा अंत तक सुनूंगी। तो आज धीरज नेगी कुमाऊनी गीत, लोकगीत आपके सामने गा रहे हैं, जिसके इस गीत में एक मतलब एक महिला की पीड़ा जो होती है अपने पति से बिछुड़कर रहने की, उसको इसमें व्यक्त किया जा रहा है। तो उसके पति जो है फौज में है और लद्दाख के बर्फीली पहाड़ियों में रहते हैं, तो उसको ये याद आ रहा है उनके बारे में बहुत ज्यादा, तो वो एक गाना गा रहे हैं। तो अभी धीरज नेगी इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। घुघुती न बासा में की डाई माँ, घुघुती न बासा, घुघुती न बासा में की डाई माँ, घुघुती न बासा। तेरे गुरु गुरु सुनी मैं लगूं दासा, स्वामी मेरो परदेस बर्फीलो लद्दाखा। तेरे गुरु गुरु सुनी मैं लगूं दासा, स्वामी मेरो परदेस बर्फीलो लद्दाखा। घुघुती न बासा, घुघुती न बासा में की डाई माँ, घुघुती न बासा। ऋतु अगे घनी घनी गर्मी चते की, याद मुके बहुत अगे अपन पति की।
ऋतु अगे घनी घनी गर्मी चते की, याद मुके बहुत अगे अपन पति की, घुगती न बासा आमे की डाई माँ घुगती न बासा। तेरे जस मैले हुन बेर जूनो, स्वाम की मुखड़ी के मैं जी भर देखूनो। तेरे में जस मेरे हुन बेर जूनो, स्वाम की मुखड़ी के मैं जी भर देखूनो। घुगती न बासा हमें की डाई माँ घुगती न बासा। उड़ जाओ घुगती ने जाल दाखा, हाल मेरे बते दिए मेरे स्वामी पासा। उड़ जाओ घुगती ने जा तू लदाखा, हाल मेरे बते दिए मेरे स्वामी पासा। घुगती न बासा घुगती न बासा, में की डाई माँ घुगती न बासा। बहुत सुंदर। और अभी हमने जो एक अभी ये कुमाऊनी गीत सुना, उससे पहले विद्यापति का हमने एक पढ़ा था। तो हम ये देखते हैं कि जितने प्रादेशिक गीत हैं उनमें कहीं ना कहीं जो चीजें हैं अष्टनायिका और जो पीड़ा व्यक्त की है, हम जब पढ़ते हैं अष्टनायिका वर्णन में विरोध कंठिता और अभिसारिका नायिकाओं की पीड़ा, वो प्रादेशिक गीतों में भी मिलती है। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें किसी कैसे ना कैसे पहुंच जाती हैं सारी भाषाओं में, बोलियों में, और उनके साहित्य में भी वैसा ही। बेशक वो मौखिक तक ही सीमित है बहुत सारा साहित्य श्रुति परंपरा में। हम इस पर कुछ आगे चर्चा भी करेंगे। तो अभी एक गीत देखते हैं। हमारे साथ शीतल हैं, अवधि का एक गीत। हाँ शीतल, क्या? हाँ, विशेषता यह है कि इनके द्वारा ये खुद का लिखा हुआ गीत है। कविताएं लिखती थी, लेकिन इन्होंने अवधि में खुद एक कविता लिखी जो गीत रूप में प्रस्तुत कर रही है शीतल। आप सभी को मेरा नमस्कार और हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर एक छोटा सा गीत जिसका शीर्षक है आषाढ़ के बेला। चढ़त आषाढ़ झूमे डार, ठंडी ठंडी चले बयार। टर टर मेघा बोलत है, रात में अब उल्लू सोवत है। घिर घिर आवे रोज बदरिया, हो जाले दिन में अनियरिया। सब कर धान के खेत बनत हो, खेत में धान के बीज डलत हो। लोड के लड़का खेत हिंगावे, औरतियन सब कजरी गावे। बारिश होए तो माटी महके, लड़का मनई बुढ़वा चाहके। उड़त हैं तोता झुंड में रोज, पके आम पे मारे टोच। पक जामुन के लटकत डार, ठंडी गिरत है खूब जब चलत बयार। जमीन करे बुन्नी के परछन, कीड़ा बिच्छी खोत हो दर्शन। सूखे खेत में आवत जान, जब बैठे लागे ले धान। चढ़त आषाढ़ झूमे डार, ठंडी ठंडी चले बयार। धन्यवाद बहुत सर। बहुत ही बढ़िया गीत। और हम सुनते हैं एक गीत राजू पासवान जी से। राजू जी जुड़े, हम एक बांग्ला गीत, उसकी पृष्ठभूमि भी बताइएगा राजू जी। हाँ प्रतुल जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार और हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई। बांग्ला गीत के लिए प्रतुल जी ने बोला मतलब फंसा दिया। एक्चुअली मुझे बांग्ला पसंद है और बांग्ला गीत सुनता हूँ मैं। रविंद्र संगीत, बाउल है, तो वो मुझे अच्छा लगता है।
और खास करके आज हिंदी दिवस है और भाषा को जोड़ने का बीड़ा उठा रखा है प्रतुल जी ने। तो एक बांग्ला और खास करके जो भाषा है उसमें जो जिस भाषा को हम जानते हैं, और कई बार मेरा भी अनुभव रहा है कि जो भाषा और उस भाषा में अगर हम बात करें, बोलें, तो एकदम तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं, कान खड़े हो जाते हैं। तो खैर बंगाली के 2-3 बस मुखड़े सुनाकर और उसका मैं मतलब बताना चाहूँगा। सब लोग तो परिचित हैं रविंद्र संगीत और रविंद्रनाथ ने जो लिखा है एकला चलो, तो वो ना करके जो बाउल संगीत में है एक लालन फकीर के नाम में उन्होंने मतलब बहुत सारे गाने लिखे हैं। तो उनका एक है कि सब लोग के लालन की जात संसारे, लालन बोले जाते की रूप, लालन बोले जाते की रूप, देखलाम नाई नजरे, सब लोग के कोई लालन की जात संसारे। मतलब वो नस्ल जाति के ऊपर कहते हैं कि मतलब ये तो मैं किसी रूप में तो दिखती नहीं है, पर लोग इस पे देखते हैं। मिलन होबे कत दिने आमार मोनेर मानुषेर संगे, आमार मोनेर मानुषेर संगे मिलन होबे कत दिने। बहुत लोगों ने इस गाने को गाया है, बहुत अलग अलग ट्यून में गाया है। इसका अर्थ है कि जो मेरे मन के अंदर जो एक इंसान है मेरे शरीर के अंदर, उससे हम कब उसे पहचाने, कब वो मिलेगा हमें। तो इस तरीके के बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट पे हैं गीत। तो धन्यवाद प्रतुल जी। हाँ, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मान रखा। बांग्ला क्या गीत आप अक्सर सुनते हैं, लेकिन आज सुनाने का मौका भी था, क्योंकि बहुत सारे हिंदी भाषा भाषी की धुनों के कारण उनको पसंद करते हैं और गुनगुनाते भी हैं। एकला चलो, सही कह रहे थे, एकला चलो रे हम खुद भी गाते हैं, हिंदी में भी गाते हैं और बांग्ला का भी है उसका वर्जन। तो और हम चर्चा का भी आरंभ गीत गायकी के साथ शुरू करते हैं। कोई सवाल अगर पूछना चाहे, और आस्था जी आपके पास कोई सवाल हो तो आप। मेरा प्रश्न अनुपम सर से है। कुमार दीक्षित जी और अनुपम दीक्षित जी हैं। जी सर, अनुपम सर से मेरा प्रश्न है कि जैसा कि आज हिंदी दिवस है, तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहती हूँ कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे का इतिहास क्या है। भारत जैसे देश में जहाँ बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, वहाँ हिंदी दिवस मनाने का क्या औचित्य सामने आता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। और क्यों मनाया जाता है हिंदी दिवस, क्योंकि मुझे ठीक से पता नहीं है कि क्यों मनाया जाता है। दरअसल मेरे हिसाब से तो हिंदी दिवस जैसा कोई दिवस होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आखिरकार तो हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम सब उसमें बोलते बरतते हैं, सारी चीज़ें हैं। पर संभवतः शायद कारण ये रहा होगा कि संविधान ने जिस दिन इसको राष्ट्रभाषा तो खैर घोषित नहीं किया है, राजभाषा जो है वो घोषित किया था। तो संभवतः इस दिन जो है वो यही हुआ होगा और इस तरह से इसको एक हिंदी दिवस के तौर पर मनाने लगे हैं। इसका परिणाम ये हुआ है कि हमारे सरकारी अमले में एक फौज खड़ी हो गई है हिंदी अधिकारियों और हिंदी से रिलेटेड जो है वो तमाम चीज़ों की, और रस्मों अदायगी जो है हो जाती है। हिंदी पखवाड़े के पोस्टर छप जाते हैं और एक बजट होता है जो कि उस पर खर्च करना होता है, और वो किसी तरह से हमें करना ही होता है। तो कुछ बहुत ही निरर्थक आयोजन जो है उसमें हो जाते हैं। ऐसे निरर्थक आयोजनों का मैं कई बार हिस्सा रहा हूँ कि जिनमें दरअसल हिंदी के अलावा और सब कुछ होता है, पर हिंदी की उन्नति नहीं हो सकती। तो ऐसे आयोजनों से हिंदी की उन्नति नहीं हो सकती।
हिंदी की उन्नति तो तब हो सकती है जब हम हिंदी सभी लोग ये संकल्प करें कि हाँ, हम हिंदी में ही अपनी भाषा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरी भाषाओं को नहीं करें। जैसा कि बच्चे ने पूछा कि हिंदी जैसे बहुभाषी जो देश है, उसमें हिंदी दिवस की क्या ज़रूरत है? तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिंदी के बरक्स और भी ज़्यादा भाषाएँ हैं जो हमारे देश में हैं, जो बिल्कुल बराबरी पर ही वो करती हैं, और ऐसे में किसी एक भाषा के लिए हम दिवस मनाकर हम उसको एक बड़ी भाषा या एक महत्वपूर्ण भाषा घोषित कर दें और बाकी जो दूसरी भाषाएँ हैं उनको वो घोषित कर दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। दरअसल ये आग्रह जो है वो राष्ट्रवाद की वजह से है, जो यूरोपीय किस्म का राष्ट्रवाद है, जहाँ राष्ट्रवाद भाषा के हिसाब से शुरू हुआ था और भाषाई क्षेत्रों के हिसाब से नेशन बनने शुरू हुए थे। पर भारत तो निहायत विविधता वाला देश है। यहाँ पर तो हर कोस पर पानी और 10 कोस पर बानी बदलने वाली बात आती है। जैसा भूगोल होता है उसके हिसाब से लोगों का उच्चारण, उसके हिसाब से कंटेक्स्ट, तमाम चीजें बदल जाती हैं। समय के हिसाब से चीजें बदल जाती हैं, तो हम उस सारी विविधता को लेकर समेट कर चलते हैं। तो भारत जो है वो नेशनलिज्म की परिभाषा में फिट न बैठने वाला देश, इसीलिए चाहे वो आर्थिक इतिहासकार हों, चाहे वो राजनीतिक इतिहासकार हों, चाहे वो भौगोलिक वेत्ता हों, भारत सबको कंफ्यूज करता है। लेकिन भारतीय बिल्कुल इस मामले में कंफ्यूज नहीं है कि हमारी भारतीयता एक खास किस्म की भारतीयता है जो सबको लेकर साथ चलती है। हम गंगा को मानने वाले हैं और गंगा यमुना को साथ में लेकर चलती है, दूसरी और तमाम नदियों को साथ में लेकर बहती है, और वो सारी नदियां बहुत दूर तक पैरेलल बहती हैं और अंततः गंगा में मिल जाती हैं। तो हिंदी को अगर अपने हाल पर छोड़ दिया जाए तो निश्चित तौर पर हिंदी इन सभी जो धाराएं हैं उन सबको अपने आप में समाहित कर लेगी। कल इसका एक बहुत ही अभूतपूर्व उदाहरण मुझे देखने के लिए मिला। एक साउथ का बहुत प्रतिष्ठित पेपर है द हिंदू, और नॉर्थ इंडिया में यूपीएससी के तमाम जो प्रतियोगी होते हैं उनके बीच में काफी पॉपुलर है। कई सालों से जो है वो ये प्रोसेस चल रही है, लगभग मेरे ख्याल से 25 साल से ज्यादा हो गया है, कि जबकि लोग हिंदू के एडिटोरियल्स को अनुवाद करके और उनकी फोटो स्टेट बनाकर दिल्ली और इलाहाबाद में बांटते हैं। जब मैं आईएएस को पढ़ाता था तो उस समय भी ये हम खुद किया करते थे कि भाई एडिटोरियल को हिंदी, क्योंकि हिंदी माध्यम वाले छात्र जो है वो अपने आप को हिंदू से वंचित पाते हैं। आज मैंने उनकी ऐप पर प्रचार देखा कि हिंदू के जो एडिटोरियल हैं वो हिंदी में एडिट होकर स्वयं हिंदू वाले लोग जो हैं वो उसको दे रहे हैं। हमने कहा ये प्रोसेस तो उन्हें बहुत पहले करनी चाहिए थी, पर चूंकि वो तमिल क्षेत्र से आते हैं तो उनका जो आग्रह था कि नहीं, हम हिंदी प्रदेश में जाएंगे लेकिन इंग्लिश के साथ जाएंगे, पर अंततः बाजार की उस शक्ति ने उनको मजबूर कर दिया कि वो हिंदी प्रदेश में आएंगे और हिंदी के साथ ही आएंगे। ये शक्ति हिंदी की है, ये किसी हिंदी पखवाड़े ने उनको मजबूर नहीं किया है, ये स्वयं हिंदी के लोगों की शक्ति ने मजबूर किया है। तो वही मैं कहता हूँ कि हिंदी एक गंगा की तरह है और जिसमें सारी भाषाएं अंततः आकर मिल ही जाएंगी, चाहे जितना विरोध। बहुत सुंदर। एक गीत, एक कविता और सुनते हैं। हमारे साथ अभी राजीव रोशन जी जुड़े हुए हैं। राजीव रोशन चौरसिया कोटा से, तो आप क्या सुनाएंगे राजीव जी? स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सब। सर्वप्रथम तो उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को और आपको सभी को मेरी ओर से हिंदी दिवस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का जो एक राजस्थानी लोकगीत का मेरी तरफ से प्रस्तुति होने जा रही है, तो ये इसका जो शीर्षक कह लीजिए कि ये घूमर के ऊपर है। ये एक लोकगीत है राजपूताना यानी राजस्थान का घूमर, और ये अगर इतिहास की बात करें तो राजस्थान में ये शाही लोक नृत्य माना जाता है। इसमें कई अक्सर तो महिलाएं ही इसको नृत्य का रूप देती हैं, नृत्य करती हैं। और घूमर एक मारवाड़
शैली का एक नृत्य है। मारवाड़ एक राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा है और इसमें कई तरह की शैलियां प्रस्तुत की जाती है और इसको घूमर नाम देने का यह है कि एक गोल बना के महिलाएं और चारों ओर, जैसे गुजरात में अगर देखेंगे तो एक गरबा नृत्य भी होता है तो उसे गोलाकार उसमें किया जाता है। फर्क ये होता है कि उसमें डांडियां और ये सब, और इससे मिलता जुलता ही गोला बना करके महिलाएं उसको नृत्य का रूप देते हुए ये गाती हैं। तो ये गीत के साथ नृत्य किया जाता है। तो उसकी कुछ पंक्तियां हैं तो वो मैं इस लोकगीत के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा था। तो पंक्तियां इस प्रकार है। ओ मारी घूमर छे नखरालिए माँ, ओ मारी घूमर छे नखरालिए माँ, घूमर रमवा में जास्या और रजरी घूमर रमवा में जासा, ओम्हारी घूमर छे नखरालिए माँ, घूमर रमवा में जासा और रजरी घूमर रमवा में जासा, ओम्हाने रमता ने काजल टीको लादोए माँ, ओम्हाने रमता ने काजल टीको लादोए माँ, घूमर रमवा में जासा और रजरी घूमर रमवा में जासा, ओ माने रमतान लाडू लादो हे माँ, मारी रमतान लाडू लादो हे माँ, घूमर रमवा में जासा और रजरी घूमर रमवा में जासा, हमारी घूमर रमवा में जासा, हमारी घूमर छे नखरालिए माँ, हमारी घूमर छे नखरालिए माँ, घूमर रमवा में जासा, घूमर रमवा में जासा। चलिए, और इस सुंदर गायकी के बाद चलते हैं दीक्षित सर के पास। अलग अलग बोलियों के, भाषाओं के गीत सुन रहे हैं जी, और साथ में आपसे एक सवाल। भाषाओं की अपनी अपनी विशेषताएं हैं जी, और उनकी अपनी अपनी लिपियां हैं, बहुतों के पास नहीं है, मगर लिखित व्याकरण सभी के पास नहीं है। लिपि भी वो कईयों के पास नहीं है, लेकिन फिर भी काम चलता है। लिपि ले भी लेते हैं किसी और की, और इस तरह से वो अपनी चीजें संचित करते हैं। क्या बिना लिपि और व्याकरण के कोई भाषा महत्वहीन बन जाती है सर? बड़ा अच्छा प्रश्न प्रतुल जी आपने किया। तो मैं इसको थोड़ा सा भूमिका सहित बताना चाहूँ कि जब प्रगति होती है तो पहले निरर्थक शब्द बनते हैं, फिर सार्थक शब्द बनते हैं, फिर भाषा बनती है, फिर भाषा के बाद लिपि बनती है, और जब लिखित साहित्य होता है तब व्याकरण बनता है। क्रम है कि पहले उत्पत्ति होगी, फिर बच्चा कुछ शब्द बोलेगा, कुछ निरर्थक शब्द होंगे, उन निरर्थक शब्दों में सार्थक शब्द निश्चित किए जाएंगे किसी भाषा में, फिर पहले बोली बनती है, फिर भाषा बनती है, और जब बोली को लिखित रूप से आवश्यकता होती है तो लिपि बनती है, और लिपि जब बन जाती है, जब काफी लिखत साहित्य आता है, तब व्याकरण बनता है। आपने पूछा कि कुछ विश्व में ऐसी भाषाएं हैं। हाँ, कुछ भाषाएं ऐसी हैं कि जिनका लिपि नहीं है, वो दूसरे की लिपि लेके काम करते हैं
और लिपियों में भी एक रूपता नहीं। जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट की कई भाषाएं, कई कबीलों की भाषाओं के पास अपनी लिपि नहीं है। वो लोग रोमन में, बंगला में, हिंदी में, देवनागरी में लिख करके अपनी बात कहते हैं। अब हिंदी तो देवनागरी, लगभग देवनागरी का इतिहास 1000 साल पुराना है। इसके पहले ब्राह्मी लिपि में संस्कृत लिखी जाती थी, शारदा लिपि में लिखी जाती थी। भाषा भी पहले प्राकृत थी, प्राकृत, पाली से हो करके हम हिंदी पे आए हैं। और हिंदी एक अमीर खुसरो द्वारा हिंदवी जब चालू की गई लगभग 1000 साल पहले, तब जाकर के ये हिंदी बनी जी। तो भाषा के लिए व्याकरण की जहां तक बात है, तो व्याकरण आवश्यक है, लेकिन भाषा जो है, व्याकरण भाषा को कमजोर कर देती है। अगर व्याकरण बहुत ज्यादा है तो भाषा निर्बल हो जाएगी। एक मिनट, थोड़ा सा ये है, मैं इसको ठीक कर लूं। तो व्याकरण में जैसे हिंदी विश्व में फैल रही है और भोजपुरी भी फैल रही है, लेकिन भोजपुरी का व्याकरण हिंदी के व्याकरण से कम है। उसमें क्रिया, जो सहायक क्रिया हैं, उसमें लिंग का दोष नहीं आता। जैसे ये कठिन प्रश्न है, लेकिन इसको समझ में आ जाएगा। एक लड़के ने पूछा कि मास्टर साहब ये बताइए कि बकरी चरता है सही है कि बकरी चरती है सही? उसने पूछा कि चरती है या चरता है, बकरी चरती है सही है कि बकरी चरता है सही? तो मास्टर साहब ने कहा कि दोनों गलत, कहो बकरिया चरत बा। भोजपुरी में आप ये कहेंगे बकरिया चरत बा, चाहे बकरवा चरत बा। तो कितने बड़े जो लिंग का दोष, जो प्रभाव क्रिया में आता है, वो हमने व्याकरण खत्म कर दी। इसीलिए भोजपुरी ज्यादा आसान भाषा है, उसमें 35 देशों में बोली जाती है। हमें हिंदी के व्याकरण को कम करना पड़ेगा। और जहां तक इसकी बात है कि हिंदी में सबसे पहले बोलियों का आकर्षण जो है जार गिरियर्सन ने किया, और उन्होंने 1903 में भारत का भाषा सर्वेक्षण किया। 21 जिल्दों में किताब लिखी 1903 में, जिसमें 200 से के लगभग भाषाएं और 600 के लगभग बोलियों को समायोजित किया और उस पर अनुसंधान किया। आज से 118 साल पहले जो काम एक अंग्रेज अफसर ने कर दिया, वो आज तक भारत के किसी विश्वविद्यालय ने, किसी संस्था ने पूरा नहीं कर पाया। तो हम हिंदी की बोलियां, हिंदी की भाषाएं जब इन सब की प्रगति करेंगे, तब हिंदी आगे आएगी। बस मैं अपनी बात को एक कविता कह के समाप्त करता हूं कि यह संस्कृत की पुत्री हिंदी, संस्कृत की पुत्री है हिंदी, बड़ी बहन है सब भारत की भाषाओं की। यह संस्कृत की पुत्री हिंदी बड़ी बहन है सब भारत की भाषाओं की, और सत्य ही केंद्र बिंदु है भारत माँ के आशाओं की। हिंदी दिवस मनाने से कुछ नहीं होगा। बच्चों, आप कसम खाओ कि हिंदी में आज से हस्ताक्षर करोगे, हिंदी में लिखोगे, हिंदी में बोलोगे। अगर कोई अंग्रेजी बोल रहा है तो उससे पूछिए कि क्या आपको हिंदी नहीं आती। जब वो कह दे हमें हिंदी नहीं आती, तब उससे अंग्रेजी बोलिए। अंग्रेजी पढ़िए, अंग्रेजी में विद्वान होइए, लेकिन बैंक में, राशन कार्डों में, हर जगह आप हिंदी का प्रचार प्रसार करिए, तो सरकार मजबूर हो जाएगी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए। धन्यवाद। बहुत सुंदर। चलिए अब चलते हैं, शीतल के पास एक कविता और है, और वो थोड़ी मनोरंजक कविता है, हिंदी की कविता है। अभी तो हमने सुना था उनसे अवधि में। शीतल, एक कविता और सुनाइए। बताएं कविता का क्या नाम है? शॉपिंग का कमाल। शॉपिंग का कमाल। अच्छा अच्छा अच्छा। बंदर जी परेशान है, बंदर जी परेशान है बंदरिया के चाल से, उनके शॉपिंग के कारण लाले घर में दाल के, बन ठन के चलती वो ऐसे हो जैसे कोई मॉडर्न गर्ल, सोच में रहते बंदर जी की क्या खाया जाएगा कल।
बंदर जी बड़ी मुश्किल से कमा के लाते जो कुछ पैसे, आधे तो बीवी ले लेती, घर चलता था जैसे तैसे। घर में चावल आटा तेल, नमक मसाला केवल था, खाने को घर में दाल नहीं, स्टैंडर्ड हाई लेवल का। बंदर जी किए घर का त्याग, बन गए जाके साधु, ऋषि मुनि के साथ में रहकर सीख गए कुछ जादू। आके घर पत्नी से बोले तू भी क्या पछताएगी, दर दर ठोकर खाएगी पर शॉपिंग ना कर पाएगी। करके बंदर ने मंत्र का जाप, किया बंदरिया का मुंह काला, चले गए वनवास दोबारा, घर में लगा के ताला। बहुत सुंदर। धन्यवाद सर। और थोड़ी बहुत सुंदर शीतल। आज के समय से जुड़ती हुई, लेकिन हमें पता है कि आपने जोड़ने की कोशिश नहीं करी है। महंगाई और ये सब जो आधुनिकता और ये सारी जो चीजें आज लोगों में दिखाई देती हैं, तो वो इस कविता में अनायास आया है, आपने सायास नहीं किया है। तो मजेदार थी कविता। और फिर मेरे पास एक गीत है जो मैंने अपने पिताजी से सुना था बचपन में। पंजाबी नहीं आती थी, शायद वो पंजाबी मोहल्ले में रहते थे, तो उनको बाल गीत है, तो उन्होंने मुझे बचपन में सुनाया था, जो आज तक मुझे याद है। तो चीजें कैसे याद हो जाती हैं, बेशक उनके अर्थ हमें बाद में पता चलते हैं, लेकिन ये भाषा फिर भी समझ में आती है, ये बहुत करीब है पंजाबी भाषा। तो उसका एक गीत मैं आपको सुना रहा हूं, और तो अनुभव भी शायद जुड़े हैं, संदेश आया, उसके बाद अनुभव के पास चलते हैं। तो मेरा गीत प्रस्तुत है, पंजाबी गीत। ओए बाबा दौड़ियो रे चुईया कट्टने नू आई, शायद सुना हो। तो ओए बाबा ओए दादा दौड़ियो रे चुईया कट्टने नू आई, मक्खी मारा पंख उखाड़ा तोड़ा कच्चा सूत, अरे लत मार के पापड़ तोड़ा मैं बनिया दा पूत। ओए बाबा ओए दादा दौड़ियो रे चुईया कट्टने नू आई, चूल्हे दे ना चुईया बैठी कुड़कुड़ चबे नून, चूल्हे दे ना चुईया बैठी कुड़कुड़ चबे नून, अरे चुई नू ना मारी बाबा चुईदा हो जाए खून। ओए बाबा ओए दादा दौड़ियो रे चुईया कट्टने नू आई, चक्की दे ना चुईया बैठी कुड़कुड़ चबे दाने, चक्की दे ना चुईया बैठी कुड़कुड़ चबे दाने, चुई नू ना मारी बाबा चुई चली जाए थाने। ओए बाबा ओए दादा दौड़ियो रे चुईया कट्टने नू आई, भांत भांत के बनिए आए कस कस के बंदूका, भांत भांत के बनिए आए कस कस के बंदूका, अरे मुई चुई ने पूंछ हिलाई, अरे मुई चुई ने पूंछ हिलाई सबकी निकली फूका। ओए बाबा ओए दादा दौड़ियो रे चुईया कट्टने नू आई। ये था एक पंजाबी का छोटा सा बाल गीत जो मुझे आज तक याद है। बहुत सुंदर। बचपन में मैंने एक गाना सुना था, यही था, पर वो पंजाबी में नहीं, हिंदी में था, और शायद किसी फिल्म में है ये गाना। ओ बाबा दौड़ियो रे कि चुहिया काटने को आई, ये सेम ये गाना था। किसी फिल्म में है, मुझे याद नहीं आ रहा है कि उस फिल्म का नाम क्या है। अच्छा, ये फिल्म का ही गीत होगा शायद पिताजी के समय में, तो उन्होंने ये सुनाया था, मुझे आज तक याद है। और अब हम अनुज अगर आ गए हो, नहीं तो हम पहले एक सवाल लेते हैं। आस्था जी आपके पास कोई सवाल? शीतल जी सर, मैं क्वेश्चन पूछ लूं क्या? जी सर, मेरा प्रश्न अनुपम सर से है कि मतलब ये सही है कि अनुवाद से हम दूसरी भाषाओं के साहित्य को भी पढ़ पाते हैं? तमाम साहित्य अलग बोलियों के जो साहित्य है उनकी अनुवाद आजकल आ रही है मार्केट में, जिससे हमें पढ़ने में सुविधा होती है उस भाषा के साहित्य को, लेकिन फिर भी उसके बाद भी ऐसी जरूरत क्यों होती है कि टीकाएं और उल्थाएं लिखी जाती हैं? ये काफी अच्छा प्रश्न है।
अनुवाद जो है वो एक कठिन प्रक्रिया है। कई लोगों ने तो ये कहा है कि दरअसल अनुवाद करना पाप है, इट्स अ सिन टू ट्रांसलेट। और हमारे जो राधा कृष्णन जी थे तो उन्होंने अपनी भगवत गीता की टीका जो लिखी है तो उन्होंने यही लिखा है कि भगवत गीता का जो पूरा रस है वो सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में ही आ सकता है और किसी भाषा में नहीं आ सकता। अगर हम उसे ट्रांसलेट करते हैं, अनुवाद करते हैं, तो वो ऐसा दरअसल इसलिए होता है क्योंकि और हम भारतीय इसको अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि शब्द ब्रह्म है। शब्द जो है वो वायु से उत्पन्न होता है, उसमें प्राण है, उसमें अपनी एक सत्ता है, शब्द की अपनी एक सत्ता है। और इस प्रकार हर शब्द की एक सत्ता है और हर शब्द का अपना एक व्यक्तित्व है। हम कहते हैं कि पर्यायवाची, या बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है समानार्थी शब्द। असल में समानार्थी शब्द तो कोई होते ही नहीं। हर शब्द का अपना एक अलग अर्थ है, अपना एक वातावरण है, अपना एक तरीका, और ये हर भाषा में उसका अपना एक कंटेक्स्ट है, उसका पूरा एक पृष्ठभूमि है शब्द की। भोलानाथ तिवारी ने एक बड़ी खूबसूरत किताब लिखी है, शब्दों का जीवन। तो उसमें उन्होंने बताया है कि शब्द मोटे होते हैं, शब्द उत्पन्न होते हैं, शब्द मरते हैं, शब्द बढ़ते हैं, शब्द घिसते हैं, शब्द पतले होते हैं। पूरा शब्दों का जीवन जो है वो बताया। दरअसल ये शब्दोत्पत्ति विज्ञान है, उसकी किताब है, लेकिन उन्होंने बड़े इंटरेस्टिंगली जो है उसको प्रस्तुत किया है। तो शब्दों की इस सत्ता से पाणिनि ने भी जूझा था जब वो निरुक्त लिख रहा था, और जब वो व्याकरण लिख रहा था, तो 400 शब्द उसे अपनी भाषा में, उस जमाने की संस्कृत में उसे ऐसे मिले जिनकी उत्पत्ति या जिनका सही अर्थ वो निर्धारित नहीं कर पा रहा था। तो ये जो समस्या है ये हर एक व्याकरण के साथ आती है, हर एक ट्रांसलेटर के साथ आती है कि सही शब्द कैसे ढूंढा जाए। मैं इसका एक उदाहरण के साथ स्पष्ट करूंगा अपनी बात को। भगवान बुद्ध ने जो अपना पहला सरमन दिया, जो अपना पहला प्रवचन दिया, वो सारनाथ में एक वन में दिया। तो उस जमाने के जो उनके समकालीन स्रोत हैं, उन्होंने उसमें लिखा हुआ मिला, संस्कृत जो स्रोत हैं उनमें लिखा हुआ मिला कि ये जो जगह थी ये मृगदाव थी। तो मृगदाव बाद में किसी अंग्रेज ने उसका जब ट्रांसलेशन किया तो उन्होंने कहा कि ये डियर पार्क में उन्होंने दिया। अब सब लोगों ने जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो हिस्टोरियन थे, उन्होंने कहा डियर पार्क कहाँ होगा, हिरन कहाँ दौड़ते हैं, बिहार में कौन सी जगह जहाँ हिरन मिलते हैं। तो बड़ी मुश्किल हो गई इसकी वजह से। भाषा विज्ञानी आया, उसने कहा कि नहीं, ये डियर पार्क नहीं है। कई सालों बाद उसने ये स्पष्ट किया कि असल में ये ट्रांसलेशन की गड़बड़ी है, क्योंकि बाकी सब लोग उस ट्रांसलेशन को पढ़ रहे थे, मूल स्रोत को किसी ने नहीं पढ़ा। भाषा विज्ञानी ने मूल स्रोत को पढ़ा, उन्होंने कहा कि मृगदाव का मतलब होता है कि जहां पशु दौड़ते हैं या एनिमल दौड़ते हैं, क्योंकि मृग का मतलब एनिमल है पुरानी संस्कृत, इसीलिए उसी से जो आखेट है या हंटिंग है उसको मृगया कहते हैं। तो मृग का मतलब पशु है, यहाँ डियर नहीं। लेकिन जिस समय उस अंग्रेज ने उसका ट्रांसलेशन किया था तो उसने जब इंक्वायरी की तो उस जमाने में मृग का मतलब जो है वो संकुचित होकर, सिकुड़ कर केवल हिरन रह गया। तो इसलिए इन टीकाओं की, इन उल्थाओं की जरूरत होती है, क्योंकि शब्दों के जो पूरा वातावरण है वो बदल जाता है, उनके अर्थ बदल जाते हैं, उनका विस्तार बदल जाता है। कई शब्द जैसे धर्म है, हमारे पुराने जमाने में जो धर्म का शब्द है वो बहुत विशाल का अर्थ विस्तार लिए है, जिसमें कर्तव्य भी आ जाता है और जिसमें हमारे आसपास के क्रियाकलाप भी आ जाते हैं, सभी प्रकार की चीजें आ जाती है। जबकि धर्म अब रिलीजन के साथ आरूढ़ हो गया है, तो ये सिकुड़ गया है, ये छोटा हो गया। तो भोलानाथ तिवारी ने जैसे अपने उसमें कहा कि शब्द छोटे होते हैं, तो ये शब्द छोटा हो गया, कुछ शब्द बहुत बड़े हो जाते हैं। तो ऐसे में एक समय के बाद जो है वो रिलेवेंसी खो देते हैं अपना जो है वो। तो आप उस भाषा को नहीं पढ़ सकते, आप वेदों की भाषा को आज की संस्कृत का विद्वान नहीं समझ सकता, या बहुत पुरानी हिंदी को आज का हिंदी का जो सामान्य विद्यार्थी है वो नहीं समझ सकता। इसलिए समय समय पर इन ग्रंथों की टीका और उल्था की जरूरत होती है, जिससे कि शब्दों के अर्थ और उनकी उत्पत्ति और उनके सही वातावरण को हम ठीक कर सकें।
इसलिए टिप्पणियों की जरूरत होती है। सर एक इसी से जुड़ा हुआ मेरे दिमाग में एक सवाल है कि भारत के बहुत सारे प्रदेशों में, सभी प्रदेशों में लगभग हिंदी का प्रचार प्रसार फिल्मों के माध्यम से तो हुआ है, घर घर पहुंची है। मातृभाषा उनकी चाहे कुछ भी हो, लेकिन गीतों की धुनों पर वे थिरकते हैं, उसकी पैरोडी अपनी भाषा में करते हैं, उस पर टीका टिप्पणी करने को प्रेरित भी होते हैं। हिंदी फिल्म साहित्य को सीखने सिखाने की दृष्टि से काफी प्रभावी बन गया है ये हिंदी फिल्म साहित्य। तो फिर इसे स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने में शिक्षाविदों को संकोच क्या है? हाँ, तो ये एक बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। शिक्षाविद हमारे जो हैं वो आजकल थोड़ा खुल रहे हैं, लेकिन जो अब से पहले जो शिक्षाविद थे वो जिन्हें कहते हैं ना प्योरिटन टाइप के, जो बहुत नियम कानूनों में और मोरालिटी में बंधे हुए वो रहने वाले जो लोग हैं, उनको है तो इसलिए उसका ज्यादा प्रयास नहीं किया गया। लेकिन ये अगर किया जाए तो ये अद्भुत प्रयास होगा। मेरे इंस्टीट्यूट में एक प्रोग्राम चला करता है, ड्रामा एंड स्पीच। इंग्लिश के तमाम सॉन्ग्स को हम एप्रोप्रिएट एज के हिसाब से लेते हैं और उन सॉन्ग्स को पहले बजाते हैं, फिर उसके बाद उनकी लिरिक्स होती है, फिर उसके बाद बच्चों से कहते हैं कि उनके जो शब्द हैं उनको छांट कर अलग लिखो, शब्दों पर खेल खेलते हैं। ऐसे बहुत से चीजें, और इनके बारे में विपुल साहित्य जो है वो इंग्लिश में मौजूद है कि कैसे इन चीजों को यूज किया जाए। तो उसमें फिल्में, कहानियां और लोक संगीत, ये तमाम चीजें हम प्रयोग करते हैं। पर हिंदी में ये चीजें प्रयोग नहीं की गई। हिंदी में जबरदस्ती एक कृत्रिमता लाई गई, जिसकी वजह से हिंदी का पाठ्यक्रम बच्चों के सहजता से दूर हो गया। आपने ये बिल्कुल बात ठीक की कि अगर हम हिंदी के गीतों को कक्षा में ले आएंगे तो हमारी बहुत सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। बहुत से गीत, अच्छा ऐसा नहीं है कि हिंदी के जो रचना है जो गीतों की रचना है कोई बहुत दोयम दर्जे की है। आप देखिए कि जो है वो हिंदी में निराला जी ने लिखा है, हिंदी जो गीत हैं उसमें निराला के गीत भी प्रयोग हुए हैं, महादेवी जी के भी गीत प्रयोग हुए हैं, और बहुत सारे हिंदी के जो राइटर हैं जैसे कवि शैलेंद्र हैं, कैफी आजमी हैं, जावेद अख्तर हैं, इन्होंने तो बहुत ही विपुल साहित्य भी रचा है और साथ में हिंदी के गीत, साहिर लुधियानवी हैं जिन्होंने बड़े खूबसूरत गीत लिखे। तो ऐसे सीरीज है ऐसे लोगों की कि जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है हिंदी में, और अगर उस काम को कक्षा में ले आए तो हिंदी की आधी समस्याएं हमारी दूर हो जाएंगी। पर हम अभी भी वो पढ़ाते हैं जिससे बच्चे रिलेट नहीं करते। समस्या ये, तो ये समस्या है। अनुशासन बिगड़ने का डर शायद बना रहता है कि वो शायद वो उस डर को छोड़ देना चाहिए। अनुशासन दरअसल शिक्षा का दुश्मन है। अनुशासन जो है वो शिक्षा का दुश्मन है। बच्चे जब खुले मन से फ्री होकर खेलेंगे तभी वो सीखने के लिए उद्यत हों। अनुशासन करके उनको एक कक्षा में बिठा दिया जाएगा छड़ी लेकर तो वो सीख नहीं पाएंगे। ये सबसे घटिया तरीका है शिक्षा देने का। बहुत सुंदर। अभी दीक्षित सर के पास चलें उससे पहले हम अंग्रेजी की कमेंट्री सुनते हैं। एक हमारे साथी अनुज कुमार हैं जिनको अंग्रेजी तो नहीं आती लेकिन कमेंट्री वो बेमिसाल करते हैं और रटी हुई है कमेंट्री। सुनते हैं अनुज कुमार से कमेंट्री। हाँ जी प्रतुल जी, मैं कमेंट्री नहीं, नेपाली जो फरमाइशी गीत होता है वो मैं सुना देता हूँ। स्वागत है। नेपाली फरमाइशी गीतों का भी इनका एक कार्यक्रम है। हाँ वो भी कमेंट्री है एक तरह की, जैसा रेडियो में। हाँ रेडियो का जो होता है उसी ढंग का है। शुरू करूं जी। श्रोतालु यो रेडियो नेपाल हो। 40 से 60 मीटर बैंड शॉर्टवेव र बेटी वेव 792 र 684 किलो हर्ट्जमा हामी रेडियो नेपालको विज्ञापन सेवाबाट सुनाइरहेको छौँ। श्रोताहरूले मन परेका अनुरोध हिन्दी फिल्मी गीतहरू सुनिदिउँदो फिल्म मोहम्मद रफीको आवाजमा फिल्म सागरबाट इस गीत को लगी फरमाइश पठाउनुभएको श्रोताहरू यहाँहरूको मानभावको अनुरोध में मनोकामना नवीन बेरबाट ओम थापकी मृदाञ्जली विक्स लक्ष्मी र कमल हीरा दण्डुटोला फार्विसगञ्जबाट निजाम परवाना सिराजुद्दीन मोइन पानमला सरफ अली रसीब अब्दुल्ला र साकरा परवीन सोनमनकी घाट खगड़ियाबाट चन्दन कुमार श्रीमती लाडली चन्दन कुन्दन किशोर बबीता र सहिता कमलपुर खगड़ियाबाट रवि ज्योति ललन र बेबी
वीरगंज गहबाट कुर्बान रहमान फरमान रमाका सबै साथीहरू र ओम आम गाछी फार्मेसनबाट निर्मल कुमार पप्पू र कौशल कुमार पप्पू। श्रोताहरू क्षमा गर्नुहोस्, यो केसेरो खराब वितरण यो गीत नसुन सकिन्छ। अर्को गीत सुन्नुहोस्, फिल्म रामतेरी गङ्गामेलीबाट स्वर सुरेश वाडकर र लता मङ्गेशकरको। अनि यस गीतको लागि फरमाइस पठाउनुको श्रोताहरू यहाँको मनभावको अनुरोध थियो। वीरगंज फलपट्टी कटिहारबाट मनसुन र उहाँका सबै साथीहरू र मनोकामना निर्माण ओम थापा, विक्की, मृताञ्जली, विक्स-लक्ष्मी र कमल हिरा र मेन रोड खगडियाबाट अनुजकुमार, मनोज, विवेक र उहाँका सबै साथीहरू र कमलपुर खगडियाबाट रवि सिन्हा, ज्योति सिन्हा, ललन र बेबी। सुनियो यो गीत दिल्ली से दिल्ली राजीव गांधी फाउंडेशन से राजीव कुमार जी, प्रतुल विशिष्ट, अजय शर्मा, संदीप आनंद और सभी साथीहरूले। अनुज जी एक गीत इसका भी हो जाए यार वो कमेंट्री वाला। कमेंट्री में नहीं बोल रहे आज, मेरा रनिंग कमेंट्री इंग्लिश जल्द हो नहीं पाएगा, मैं थोड़ा सुना देता हूँ। हाँ थोड़ा सुना दीजिए। इंडिया विन द टॉस एंड गुड मॉर्निंग लिसनर। इंडिया विन द टॉस, धोनी में पहले क्या बताता हूँ, डिसाइडेड बैट फर्स्ट। ये नहीं हो पा रहा, वैसे तैयारी करना पड़ेगा मुझे, भूल गया मैं। कोई नहीं, बहुत अच्छा है। फील्ड प्लेसमेंट को बताता हूँ। Field placement from the offside to selection galley, cover extra cover, mid on, mid out, mid wicket, scoring right deep on the boundary, well flighted, stump the offside, nicely turn away, down to the back, but score leg batsman, take one, come back for second, looking for a third, very good running between the wicket. Next Ravi, stump the offside, cut and point boundary for 4 runs, no chance any fielder. Next Ravi, very nice cut point boundary. Another hit the hard on the ground for a 6 lofted shot by नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जल्दी वैसे ये सही नहीं हो पाया है, इसके लिए बहुत बढ़िया अनुज भाई, बहुत बढ़िया। याद हुई है, रटी हुई है। अंग्रेजी समझते नहीं है, लेकिन चीजें अंग्रेजी में और नेपाली नहीं है, लेकिन दोनों चीजें इनकी बेमिसाल हैं। और एक छोटी सी बच्ची और कविता सुनाने की इच्छा रख रही हैं, आर्या ही उनका संदेश आया है। और सुमन पांडे जी भी जुड़ी हैं, लेकिन हम एक सवाल ले लेते हैं, फिर रचनाएं सुनते हैं। दीक्षित, तकनीकी विकास तेजी से हो रहा है और बहुत तेजी से इस्तेमाल होने वाली चीजें आउट ऑफ डेट होती जा रही हैं। मतलब ये चीजें कब आउट ऑफ डेट हो जाएं, जैसे टाइपिंग, शॉर्ट हैंड ट्रांसलेशन से जुड़े बहुत सारे ऐप जो मदद करते थे हमारी, वो आउट ऑफ डेट होते जा रहे हैं। तो आज के समय में दुभाषी की कितनी जरूरत रह जाती है, कहीं वो भी आउट ऑफ डेट ना हो जाए। उससे पूछा गया है सवाल? जी सर। अच्छा जी सर। ये सही है कि हमारा मोबाइल और हमारा लैपटॉप बहुत सी चीजों को खा करके मोटा हुआ है, बड़ा हुआ है और मूल्यवान हुआ है। इसने टेप रिकॉर्डर, अनुवादक, सारी चीजों को खा लिया है। आज से लगभग 20 साल पहले सेलेजिंग एक लेखक है रूस में, उसने ये कहा कि दूरदर्शन ज्ञान नहीं देता, बल्कि दर्शकों की आंखों में ज्ञान फूटता है। तो ये लोगों की कल्पना शक्ति खत्म कर ले रहा। हमें इसका प्रयोग सोच समझ कर करना चाहिए। अभी मैं एक उदाहरण बताऊं, अनुपम जी ने उदाहरण बहुत बढ़िया अनुवाद की बात कही, लेकिन एक प्रैक्टिकल उदाहरण है। मैं सेल्स टैक्स में असिस्टेंट कमिश्नर था, तो हमारे कमिश्नर साहब गोरखपुर आना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि हम गोरखपुर आएंगे, तो वहां के अधिकारी घबरा गए। एक अधिकारी को भेजा कि वो अपना प्रोग्राम रद्द कर दें, तो वो रद्द नहीं हुआ। कमिश्नर, और उस समय टेलीफोन हुआ नहीं करते थे, मोबाइल हुआ नहीं करता था, तो टेलीग्राम करने पहुंचे। अब टेलीग्राम उन्होंने जो किया वो अंग्रेजी में लिखे थे, उसका अनुवाद उस समय हिंदी अनुवाद चल रहा था, उसका हिंदी अनुवाद करके टेलीग्राम वालों ने भेज दिया। अनुवाद में लिखा था कि आयुक्त अड़ा, कार्यक्रम खड़ा। अब जब ये टेलीग्राम कमिश्नर को मिला तो बहुत नाराज हो गए कि आयुक्त अड़ा, मैं कोई घोड़ा हूं क्या जो अड़ जाऊंगा, और कार्यक्रम खड़ा, इसमें अश्लीलता लग रही है। तो उस अधिकारी को बुलाया गया, तो जब पूछा गया तो उसने कहा कि मैंने लिखा था कमिश्नर एडामेंट, प्रोग्राम कंफर्म, प्रोग्राम स्टैंड्स। इसका अनुवाद कंप्यूटर से देख करके पोस्ट ऑफिस वालों ने लिखा आयुक्त आड़ा, कार्यक्रम खड़ा। तो ये अनुवाद हमें, अगर हम डिजिटल अनुवाद करना चाहेंगे तो इसी तरह के अनुवाद होंगे।
आपने देखा हो कि अभी 2 साल पहले 3 साल पहले आईएएस के पेपर में जो हिंदी का आया शब्दावली, वो उन्होंने कंप्यूटर से अनुवाद कर दी, और कंप्यूटर से अनुवाद करने में आधे बच्चे उसका मतलब नहीं समझ पाए, जो अनुवाद कर रहे थे वो मतलब। लेकिन अब कंप्यूटर इतनी दूर तक आ गया है, हमारे जीवन से इतना जुड़ गया है कि हम इसको समाप्त नहीं कर सकते। इस पर हमें कुछ प्रतिबंध लगाने होंगे, कुछ फिल्टर लगाने होंगे। ये फिल्टर भी कंप्यूटर के जानकार लगाए। एक उदाहरण मैं और बताता हूं, जो उल्था वाली बात है कि कैसे अनुवाद की वजह से विषय बदल जाता है। इलाहाबाद के एक बड़े साहित्यकार हैं, उनका जानबूझकर नाम नहीं लेना चाहूंगा। उन्होंने सरकार से 25,000 रुपए मांगे कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे 25,000 रुपए का अनुदान दिया जाए। तो सरकार ने 500 रुपए स्वीकृत किए। गुस्सा हो गए, उन्होंने 500 रुपए लौटा दिए और कहा कि मैं कविता लिखना बंद करता हूं, उपन्यास लिखना बंद करता हूं, मैं परचून की दुकान खोल रहा हूं। अब परचून की दुकान उन्होंने खोल ली। हिंदी अखबारों में इसको बड़ा तरजीह दी गई। अब इसका अनुवाद 10-12 दिन होने के बाद एक अंग्रेजी अखबार के बाद हिंदी अखबार में आया कि उन साहित्यकार ने नींबू पानी की दुकान खोल ली है। वो बड़े नाराज हुए, जूता लेकर संपादक के पास पहुंचे कि मैंने परचून की दुकान खोली है, उसमें 10-12 हजार रुपए लगाए हैं, नींबू पानी की दुकान छावड़ी थोड़ी खोली है मैं। तो ये हुआ कि गलती कहां से हुई। तो जब उन्होंने कहा था कि परचून की दुकान खोली, तो अंग्रेजी में इसका अनुवाद पर का मतलब छोड़ दिया उन्होंने, चून का मतलब उन्होंने चूना लगा लिया, चूना का मतलब लाइम लगा लिया। अब जब ये लाइम आया, तो लाइम जब महाराष्ट्र पहुंचा तो लाइम का उन्होंने नींबू लगा दिया। वहां आराम से नींबू पानी बिकता है, तो उन्होंने चूना की जगह नींबू पानी लिख दिया। अब जब वो हिंदी में आया तो नींबू पानी हो गया। तो 3 भाषाओं के बाद वो जब चीज आती है तो बिल्कुल उसका अर्थ उल्टा हो जाता है। हमें टेक्निकल भाषा से, इनकी कंप्यूटर की भाषा से हम अलग तो नहीं हो सकते, लेकिन हमें कुछ विद्वानों को ला करके उसको हार्मोनाइजिंग जरूरी है, वरना अर्थ का अनर्थ होता रहेगा और उल्टा अनुवाद, ये सब चीज खत्म हो जाएगी। धन्यवाद। इसी से रिलेटेड एक अभी दृष्टांत कल ही मेरे सामने आया। एक स्थानीय अखबार है जिसमें अभी शेख हसीना जो है वो भारत में आई और उन्होंने दौरा किया, और उसके बाद तो उसकी खबर जो है वो इस स्थानीय अखबार में एक पत्रकार ने दी। तो उन्होंने हेडिंग लगाई कि नरेंद्र मोदी शेख हसीना के मरीज हैं। मरीज, तो मरीज हैं। अब ये मैंने कहा कि मतलब कि क्या लिखा है, वो क्या लिखना चाहा है, नहीं समझ में आया। बाई चांस वो जो उसके संपादक हैं वो हमारे व्हाट्सएप में शामिल थे, तो हमने उनको उसका फोटो भेजा। हमने कहा इसके द्वारा आपने कहना क्या चाहा है, कि मतलब नरेंद्र मोदी शेख हसीना के मरीज हैं, ये क्या मतलब। मैंने कहा देख भी लेंगे तो वो अभी आपको 2-2.5 साल के लिए अंदर अंदर कर देंगे, तो क्या दिक्कत क्या है। तो उन्होंने कहा हाँ तुमने तो ये बात सही कि देखें क्या है। अच्छा, अखबार का सर्कुलेशन कोई बहुत ज्यादा नहीं है, प्राइवेट ही रहता है। तो उन्होंने कहा अरे ये तो वो है। तो उन्होंने पत्रकार से पूछा, तो उसने कहा कि ये हमें मिला था कि नरेंद्र मोदी टू बी पेशेंट विद शेख हसीना। तो उसका अनुवाद उसने ये किया कि नरेंद्र मोदी शेख हसीना के पेशेंट। तो ये ऐसे कमाल के अनुवाद जो हैं वो आपको देखने के लिए रोज मिलते हैं। तो ये चीज है। इसी तरह से एक वो था कि अभी एक किन्हीं ब्रिटिश जो एग्जामिनर थे उनसे बातचीत हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे ये इस तरह से ये देखने के लिए मिला है। मॉडर्न इंडिया में जो नॉच गर्ल्स होती थी, तो वो ये जानना चाह रहे थे कि नॉच गर्ल्स का मतलब क्या है। तो नाचने वालियां जो है उनको कहते थे। अब तो मैंने उनको तो नहीं बता पाया, लेकिन जो हिंदी जानते थे उनको बताया कि अब जैसे नाचने वाली कहा जाएगा तो इसके कई अर्थ होंगे। नाचने वाली का मतलब हो गया गोइंग टू डांस। एक अर्थ ये भी हो गया कि वो नाचने वाली है, वो अभी नाचने वाली है, शी इज गोइंग टू डांस, है ना। एक हो गया कि नाचने वाली मतलब द डांसर, और एक हो गया सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाला अर्थ, नाचने वाली यानी वेश्या। तो ये 3 अर्थ एक साथ इस अकेले अर्थ से निकल रहे हैं। तो अनुवादक को ये ध्यान में रखना चाहिए कि कहा क्या जा रहा है,
किस अर्थ में कहा जा रहा है। तो ये जो है वो बहुत बड़ी चीज है, तो कई बार मजेदार चीजें हो। बहुत सुंदर। हाँ, बस 2 रचनाएं और सुनते हैं, स्तुतियां, और फिर समाप्त करते हैं। फिर अगली चर्चा हम 18 तारीख को शुरू करेंगे। आर्या ही कुछ सुनाना चाह रही है, एक छोटी बच्ची है 9 साल की, 8 साल की शायद। तो आर्या ही अगर हैं, और हमारे बीच में सुमन पांडे जी भी हैं, उनकी एक प्रस्तुति। आर्या ही, क्या सुना रहे हो? नमस्कार, जोर से बोलो। नमस्कार आशा जी। ठीक है, आज मैं आपको हिंदी दिवस के बारे में कविता सुनाऊंगी। सुनाओ। माँ की ममता भी हिंदी, पिता की छाया भी हिंदी, हिंदुस्तान की पहचान ही हिंदी, भारत माँ की शान ही हिंदी, शहीद वीरों की भूमि ही हिंदी, हर भारतीयों के अधिकार है हिंदी, हिंदुस्तान की शक्ति है हिंदी, भगवान का आशीर्वाद है हिंदी। शुक्रवार। धन्यवाद बेटा, आपने अपनी प्रस्तुति बहुत अच्छे, बहुत सुंदर कविता। थैंक यू। वेलकम। और हमारे बीच में सुमन पांडे आ गई हैं आखिरी समय में, जब समाप्त होने वाला है। सुमन जी, आप सुनाएंगे जी भोजपुरी का एक अक्षरा सुना दीजिए भैया। हाँ, सबसे पहले इस मंच को और इस मंच के सभी उपस्थित लोगों को मेरा प्रणाम और नमन। जी, हिंदी दिवस की सभी को शुभकामनाएं। और हिंदी के लिए सिर्फ एक बात मैं बोलूंगी जो मेरे हृदय में उत्पन्न हुई है कि हिंदी के बिना स्वतंत्रता संभव नहीं थी, और जब स्वतंत्रता मिल गई है, आजादी जब हमें मिल गई है, तो हिंदी के बिना आजादी बरकरार भी नहीं रह सकती। इसलिए हिंदी को हमें मातृभाषा है ही, मित्र बनाना है इसको हमें जी। और बस और मैं बस 2 लाइन गा देती हूँ जरूर। ये भजन जो है भोजपुरी का है, और मैंने 2007 में अपनी नानी माँ से सुना था। उस टाइम वो 98 साल की थी, तो मैं आज जरा गा देती हूँ। और जी, तो ये कृष्ण भगवान का भजन है और शीर्षक है इसका कृष्ण बड़े हैं चित चोर। तो भोजपुरी है। कृष्ण बड़े हैं चित चोर, श्री राधे राधे। कृष्ण बड़े हैं चित चोर, श्री राधे राधे। कृष्ण के संघवा में हमहु चलब हो राधे। कृष्ण के संघवा में हमहु चलब हो राधे। जैसे सिया के संघवा राम, श्री राधे राधे। कृष्ण के संघवा में हमहु खेलब हो राधे। कृष्ण के संघवा में हमहु खेलब हो राधे। जैसे पतंग बिचवा डोर, श्री राधे राधे। एक अंतरा लास्ट को मैं जल्दी से वाइंड अप कर देती हूँ। कृष्ण के संघवा में हमहु नचब हो राधे। कृष्ण के संघवा में हमहु नचब हो राधे। एक सेकंड। जैसे बनही बिचवा मोर, श्री राधे राधे। कृष्ण बड़े हैं चित चोर, श्री राधे राधे। थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कार्यक्रम, हिंदी के कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। और ये हिंदी का ही नहीं रह गया, और ये सभी भाषाओं को जोड़ने का कार्य, और भाषाओं को जोड़ने का कार्य हमेशा से वैसे अनुवाद का रहा है। जब किसी भाषा का साहित्य हमें समझ नहीं आता तो हम उसे समझने के लिए दुभाषा चाहते हैं, और यही चाहत भाष्य उल्था टीका अनुवाद करवाती रही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ दीक्षित सर का और
अनुपम सर का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं और सभी जितने भी जुड़े हैं मैं उनका धन्यवाद करता हूं। राजीव रोशन जी, शीतल, मनजोत सिंह जी, राजू पासवान जी, अनुज जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, विदा। नमस्कार, जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।